अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उससे पहले हम लोगों ने समझा था, मतलब चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था, सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, जिसमें हम लोगों ने केल्विन स्टेटमेंट्स और क्लाउज़ियस स्टेटमेंट्स को समझ लिया था। और आज का जो टॉपिक है वो है हीट इंजन। ठीक है बेटा, क्या है? हीट इंजन। भाई हीट इंजन क्या होता है वो हमें आज इस लेक्चर में समझना है, और हीट इंजन किस तरह से काम करता है वो भी हमें इस लेक्चर के अंदर समझना है। अक्सर मैं वही बात कहता हूँ कि भाई देखो, नाम से मतलब जानने की कोशिश करें। हीट इंजन, इंजन ठीक है, लेकिन किस पे काम करेगा? ऐसा इंजन जो कि किस पे काम करेगा? हीट पे काम करेगा। ठीक है ना? तो हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन इज अ डिवाइस, हीट इंजन इज अ डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस होती है विच कन्वर्ट्स, जो कि कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल वर्क, इनटू मैकेनिकल वर्क। सही है? मतलब कि हीट इंजन क्या करता है? हीट एनर्जी को, हीट इंजन इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल वर्क या फिर मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है? अच्छा, ये जो कि इसके एसेंशियल्स पार्ट कौन कौन से होते हैं भाई, ये तो समझ आ गया कि भाई हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है? हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है? अच्छा, हीट इंजन किस तरह से काम करता है, हीट इंजन के एसेंशियल्स पार्ट्स क्या क्या है, वो भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। हीट इंजन के अंदर क्या होता है कि आपके पास दो मतलब के ऑब्जेक्ट, एक जो कि आपके पास ये हो जाएगा सोर्स, ये कहलाएगा सोर्स, सोर्स या फिर इसको फर्नेस भी कह सकते हैं। ठीक है? फर्नेस, फर्नेस या फिर इसको हॉट बॉडी भी कह सकते हैं। इसके तीन नाम हैं। ठीक है ना? सोर्स है, या फिर फर्नेस, या फिर इसको हॉट बॉडी, या इसको हाई टेम्परेचर रिजर्वायर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। एक ही, उसके तीन नाम है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। सही? अच्छा, दो सब्सटेंसेस के एसेंशियल पार्ट्स, और यहाँ पर ये होगा इंजन, और इंजन जो कि उसके बाद ये बकाया एनर्जी, ये जो है वो आपके पास हो जाएगा क्या बेटा? ये हो जाएगा आपके पास लो टेम्परेचर रिजर्वायर। क्या बेटा? लो टेम्परेचर रिजर्वायर। सही? लो टेम्परेचर रिजर्वायर, या फिर इसको हम जिस तरह से इसके दूसरे दो तीन नाम से ना, सोर्स भी कह सकते हैं, फर्नेस भी कह सकते हैं, हॉट बॉडी भी कह सकते हैं, या फिर लो टेम्परेचर रिजर्वायर भी कह सकते हैं। इसी तरह से इसको हम क्या कह सकते हैं? लो टेम्परेचर रिजर्वायर, या फिर इसको कंडेंसर भी कह सकते हैं। क्या बेटा? कंडेंसर भी कह सकते हैं, या फिर इसको जो कि मतलब के कूल्ड बॉडी भी कह सकते हैं। क्या बेटा? कूल्ड बॉडी भी कह सकते हैं। ठीक है? अब इसमें क्या होता है हीट इंजन के अंदर? सिंपल, आपके पास हीट इंजन वर्किंग फंक्शंस अगर आप इसको समझना चाहें तो ये किस तरह से, अब ये जो हाई टेम्परेचर है, यहाँ से ये हीट जो कि एब्जॉर्ब करेगा, Q1 हीट जैसे ही इसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो कि इंजन यहाँ पर करेगा, वर्क डन परफॉर्म करेगा। क्या करेगा बेटा? यहाँ पर वर्क डन परफॉर्म करेगा, और वर्क डन के, जाहिर सी बात है आप लोगों ने समझा हुआ है कि भाई जितनी भी हीट है वो सब की सब आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। साहब ने केल्विन के स्टेटमेंट में समझा था कि ऑल द हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द सुइटेबल वर्क। तो यहाँ पर जितनी भी हीट है वो उसको आप वर्क डन में अगर नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे तो जो भी एनर्जी होगी थोड़ी बहुत बच जाएगी, वो एनर्जी जो कि कूल्ड बॉडी की तरफ, ये बाहर की तरफ रिजेक्ट कर देगा। ठीक है? इट एब्जॉर्ब, हीट इंजन इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स द हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। और इसके एसेंशियल्स पार्ट्स क्या होते हैं भाई? एक होता है सोर्स, ठीक है, सोर्स या फिर इसको फर्नेस भी कहते हैं, हॉट बॉडी भी कहते हैं, या फिर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर भी कहते हैं। इट एब्जॉर्ब द, इंजन एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द furnace and perform the work done, and remaining parts of this energy rejected towards the cooled body या फिर लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है। ठीक है बेटा? ये आपके पास होता है इंजन। अच्छा, अब इंजन की अगर हम एफिशिएंसी को समझना चाहें, क्या समझना चाहें बेटा? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है कि कारकर्दगी। भाई कारकर्दगी का मतलब कैसे होता है?
कारकर्दगी किसी की भी अगर हम जानना चाहें, हम अगर किसी की भी एफिशिएंसी देखना चाहें, तो हम कहेंगे भाई आपको कितनी हमने इनपुट दी और आपने उसको कितना आउटपुट दिया है, वो उसकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है ना? तो एफिशिएंसी इज नथिंग, इट इज द रेशियो बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट ऑफ द रेफर मतलब के हीट इंजन। ठीक है बेटा, हीट इंजन इट इज एफिशिएंसी इज द efficiency is the ratio between output and input of a heat engine of an engine से किसी भी इंजन की जो आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो है, दैट रेशियो इज नोन एज द एफिशिएंसी। ठीक है। अच्छा, आप देखें हम इससे जो कि इंजन की अगर एफिशिएंसी मालूम करना चाहें तो हम एफिशिएंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वर्ड ईटा है, ईटा बराबर होगा आउटपुट अपॉन में इनपुट। ठीक है, आउटपुट अपॉन में इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब परसेंटेज में मालूम की जाएगी। ठीक है, अब देखो आउटपुट यहाँ पर क्या होगी भाई, देखिए यहाँ से ये जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ये जो इंजन जो कि यहाँ से एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्ब कर रहा है तो यहाँ पर ये तो हो जाएगी क्या बेटा, ये तो बात समझ आएगी कि ये तो हम दे रहे हैं क्या, इसको इनपुट दे रहे हैं। अब आउटपुट क्या होगी, क्या ये जो एनर्जी इसकी तरफ बाहर की तरफ रिजेक्ट कर रहा है, बाहर की तरफ जो खारिज कर रहा है, ये इसकी आउटपुट है? नहीं, ये तो वो एनर्जी जो कि हमारे किसी भी काम में नहीं आ रही। ठीक है ना, इसकी वजह से एफिशिएंसी उल्टी कम हो रही है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। ये जो है यहाँ से तो आपने इनपुट दिए, आउटपुट इसका वो है कि उसने कितना वर्क डन किया, कितना उसने काम किया, ये इसकी हो जाएगी क्या बेटा, आउटपुट होगी, ये इसकी होगी आउटपुट। अब देखें बेटा यहाँ पर तो एफिशिएंसी बराबर हो जाएगी, इनपुट आपके पास क्या होगी, इनपुट अगर आपके पास Q1 है और अपॉन में W वर्क डन मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास एफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा, आप देखें यहाँ पर वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन जो कि किसी भी इंजन का अगर आप मालूम करना चाहते हैं, सिंपल आपके पास देखें बेटा, मैं सपोज करता हूं कि यहाँ से जो कि 100 जूल की एनर्जी ये एब्जॉर्ब करता है। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, 100 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इंजन फ्रॉम द सोर्स फर्नेस या फिर हॉट बॉडी या फिर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से 100 जूल की एनर्जी, और यहाँ पर ये जो बाहर की तरफ खारिज कर रहा है वो 20 जूल की तरफ, 20 जूल जो कि एनर्जी बाहर की तरफ ये खारिज कर रहा है। आप मुझे बताएं कि वर्क डन कितना हुआ। बिल्कुल आप समझ गए होंगे सर जी, अगर 100 जूल यहाँ से एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, उसमें जो कि बाहर की तरफ उसने रिजेक्ट की सिर्फ और सिर्फ 20 जूल, तो बकाया किस में चली गई भाई, वर्क डन में चली गई। भाई 100 माइनस 20 करेंगे तो क्या आएगा, 80 जूल का उसने क्या किया है, वर्क डन किया है। अब ये 80 जूल हमें किस तरह से मिलेगा भाई, ये 80 जूल जो कि हमें मिलेगा जब हम Q1 में से Q2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब कि वर्क डन बराबर हो जाएगा Q1 माइनस में Q2 के बराबर। क्लियर बेटा, कभी भी आपने इंजन की जो वर्क डन मालूम करना है, तो जो सोर्स की एनर्जी, सोर्स से जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो कंडेंसर की तरफ या फिर लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ जो कि एनर्जी वो ट्रांसफर मतलब का रिजेक्ट कर रहा है, उन दोनों का डिफरेंस देख लें, वो डिफरेंस किसके बराबर होगा, वो डिफरेंस बराबर का वर्क डन के। ठीक है, तो यहाँ से ये एफिशिएंसी हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी Q1 अपॉन ये वर्क डन बराबर Q1 माइनस में Q2 मल्टीप्लाई बाय 100। सही है बेटा। अब उसके बाद क्या होगा भाई, देखें इस फार्मूले को हम ऐसे भी कर सकते हैं, एफिशिएंसी बराबर हो जाएगी, एफिशिएंसी बराबर हो जाएगी, इसको मैं मिटा देता हूँ, एफिशिएंसी ईटा बराबर हो जाएगी, देखें बेटा ये Q1 मैंने सेम लिखा अपॉन में जो कि Q1 माइनस में Q2। अच्छा बेटा सॉरी, यहाँ पर ये मिस्टेक होगी, Q1 अपॉन W मैंने लिखा है। अच्छा, वर्क डन जो कि ऊपर आएगा, क्योंकि आउटपुट क्या है मैंने पहले बताया था कि भाई वर्क डन क्या है, आपकी आउटपुट है। ठीक है ना, और ये जो आप यहाँ से एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो इनपुट है। तो मतलब कि ये थोड़ा फार्मूला यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर ली है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। सॉरी बेटा, कैसे होगा, देखें बेटा एफिशिएंसी बराबर हो जाएगी, आउटपुट क्या है भाई, वर्क डन है, और इनपुट क्या है, वो जो एनर्जी हमने उसको दी है वो उसकी क्या है, इनपुट है। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर ये एफिशिएंसी वर्क डन बराबर Q1 माइनस में Q2 के अपॉन में Q2 एज इट एज मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास एफिशिएंसी का फार्मूला बन जाएगा। भाई ये जो Q2 है ना, इसको इसके नीचे अलग लिखेंगे, इसके नीचे अलग लिखेंगे, तो भाई एफिशिएंसी बराबर हो जाएगी
Q1 अपॉन में Q2, सॉरी ये अपॉन में Q1 है, ठीक है बेटा, Q1 माइनस में Q2 क्योंकि यहाँ पर Q1 था ना, तो ये Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, सही है। अब ये Q1 से Q1 कैंसिल, बाकी बचेगा 1, तो ये 1 माइनस में Q2 अपॉन में Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास एफिशिएंसी का फार्मूला हो जाएगा। किसी भी इंजन की एफिशिएंसी इस तरह से मालूम की जा सकती है। अच्छा, अगर आपके पास टेम्परेचर गिवन है ना, हीट गिवन नहीं है, ये तो Q और Q2 जो के Q1 और Q2 जो के एनर्जी है, हीट एनर्जी है, अगर इसकी जगह पे टेम्परेचर गिवन हो तो भी आप लोग सेम तरीके से एफिशिएंसी मालूम कर सकते हैं। भाई एफिशिएंसी का फार्मूला दूसरा बन जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन में T1 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पर ये इस तरह से आप इसकी एफिशिएंसी आप इंजन भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा गौर कीजिएगा, हमने यहाँ पर ये क्या समझा है वो भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ। भाई टॉपिक क्या है? हीट इंजन। ठीक है बेटा, हीट इंजन क्या होती है? हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, जो कि तब्दील करता है हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या फिर मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। इसके एसेंशियल पार्ट्स क्या क्या है? इसके एसेंशियल पार्ट्स है, इसमें होता है एक सोर्स होता है, दूसरा इंजन होता है, इंजन खुद होता है, और तीसरा जो कि कूल्ड बॉडी या फिर लो टेम्परेचर रिजर्वायर या फिर कंडेंसर्स भी इसको कह सकते हैं, ये आपके पास होता है। इन दोनों के दरमियान में ये काम करता है। इसमें क्या होता है कि भाई ये जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है वहां से हीट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद अपना वर्क डन परफॉर्म करता है। वर्क डन परफॉर्म करने के बाद जो बकाया एनर्जी होती है, जो भी एनर्जी, क्योंकि 100% आप एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो एनर्जी बचेगी वो एनर्जी जो कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ रिजेक्ट कर देगा, बाहर खारिज कर देगा। अब उसके बाद क्या है कि भाई इसकी एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी का मतलब है कि इसकी कारकर्दगी। कारकर्दगी का मतलब है कि कितनी आउटपुट दी और कितना इनपुट दिया। आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। अच्छा, आउटपुट क्या होगा? आउटपुट यहाँ पर वही होगा जो उसने वर्क किया है ना, वो उसकी आउटपुट है। इनपुट क्या है भाई? इनपुट वो है जो जो जितनी एनर्जी इसने यहाँ से सिस्टम से, सॉरी, जो कि सोर्स से एब्जॉर्ब की है, वो इसकी क्या हो जाएगी? इनपुट हो जाएगी। तो ये एफिशिएंसी बराबर आउटपुट अपॉन में इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर आउटपुट तो वर्क डन के बराबर अपॉन Q1 एज इट इज इक्वल टू द, अब यहाँ पर वर्क डन बराबर, देखें मैंने एग्जांपल दी थी कि भाई 100 जूल का वर्क है ना, 100 जूल की एनर्जी यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है ना, और यहाँ से सिर्फ 20 जूल की एनर्जी बाहर की तरफ खारिज कर रहा है, तो बाकी किस में चली गई? बाकी भाई वर्क डन में चली गई। वर्क डन बराबर हो जाएगा Q1 माइनस में Q2 के। ठीक है, सिंपल बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पे वर्क डन बराबर Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें ये जो Q1 है इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग भी लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स का रूल है भाई, सिंपल। तो Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, Q1 को Q1 से कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 1, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास एफिशिएंसी का फार्मूला है। इसमें आपके पास जो भी मतलब कि एनर्जी यहाँ से कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी बाहर रिजेक्ट हो रही है, इन दोनों को लेकर आप उसकी एफिशिएंसी मालूम कर सकते हैं। अगर इसकी जगह पर, हीट की जगह पर अगर टेम्परेचर गिवन होता तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे भी हम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन मालूम कर सकते हैं। थैंक यू।